पूर्व दिल्ली के मयूर विहार में वकील के साथ बदमाशों ने की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। साफ सफाई रखने जैसी मामूली बात कहने पर दबंगों ने कर दी पिटाई। बीजेपी सांसद और मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने जनहित में कराए गए कार्यों का पेश किया लेखा जोखा। प्रेस वार्ता करके हुए लैंडफिल साइट का साइज कम करने समेत गिनाई कई उपलब्धियां। शिक्षा समिति की हुई बैठक में कर्नल अशोक सिंह को वापस बुलाने की हुई मांग। सेना से डेपुटेशन पर आए थे कर्नल अशोक सिंह। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अब नहीं देना होगा रोड टैक्स। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने जारी कर दी अधिसूचना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने उठाया कदम। डीयू में ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया हुई शुरू। ऑनलाइन एडमिशन लेने में छात्रों को आ रही हैं दिक्कतें। छात्रों ने कहा डॉक्यूमेंट्स वेबसाइट पर अपलोड करने में होती हैं तमाम परेशानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज में एक वकील के साथ बदमाश द्वारा मारपीट की घटना सामने आई है। पूरा मामला चिल्ला गांव इलाके का है, जहां उमेश नाम का वकील अपने ताऊ से मिलने उनके घर गया था। जहां रास्ते में कुछ लोगों ने घेर कर वकील के साथ हाथापाई कर दी। मारपीट की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक साफ सफाई रखने की बात पर लोगों ने घेर कर पिटाई कर दी। पीड़ित वकील ने भी कि वो बीमार ताऊ को देखकर वापस लौट रहा था कि उसी दौरान कुछ बदमाशों ने उसके साथ रास्ते में घेर कर मार पिटाई की। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने मौका पाकर पुलिस को फोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं था। बदमाशों ने पुलिस के सामने ही लड़ाई जारी रखी। उसका पैसे के अरेंजमेंट के लिए मैं चाचा के पास जा रहा था कि उनके पास है, तो बीच में रास्ते में 9 लोग थे, वहाँ पे 9 गुंडे थे वो। उन्होंने बीच में रास्ते में मुझे घेर लिया और ना आगे जाने दिया और चारों तरफ से घेर के मेरे साथ मार पिटाई करी और बहुत बुरी तरह से मारा। और बल्कि जो है ऐसे थे उनके कि मतलब मार खत्म करने के इरादे से थे वो जी। फिर उसके बाद सर मैंने 100 नंबर पे कॉल करी। जैसे बचा के आसपास के जो आए थे लोग, उन्होंने बचाया मुझे और मैं भाग के जो है पीछे की तरफ गया उपकार अपार्टमेंट के सामने। वहां पे मैंने कॉल करी 100 नंबर पे। फिर थोड़ी देर में वहां से पीसीआर की गाड़ी आ गई थी। उनसे फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, सर ऐसे ऐसे हो गया है और जल्दी से मुझे वहाँ पे एलबीएस हॉस्पिटल जहाँ पे भी आपको ले जाना है मेडिकल के लिए ले जाइए, क्योंकि मेरे बहुत दर्द हो रहा था और मेरे को अनकॉन्शियस फील कर रहा था मैं काफी, क्योंकि उन्होंने लाठी डंडे सबसे मारा था। मेरी कंप्लेंट पे उसने कुछ करा नहीं, उसने फाड़ के फेंक दी। कौन था? आईओ का नाम क्या था? आईओ था एएसआई प्रभात कुमार। उन्होंने मेरी कंप्लेंट तो फाड़ के फेंक दी और मेरे को जबरदस्ती बोला कि अपने जो सारे सामान है, मोबाइल वगैरह जो भी है, अपने हैंडओवर करो और आपको मैं लॉकअप में बंद कर रहा हूँ। मैंने पूछा सर किस केस में बंद कर रहा हूँ, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, आप सीसीटीवी कैमरा देख लो, वहाँ पे इतने सारे विटनेस थे, किसी से भी पूछ लो, अगर मेरी गलती लगे तो मुझे बंद कर दो। लेकिन किसी ने कुछ सुनवाई करी नहीं सर जी। और पुलिस ने जबरदस्ती 2 सीआईएसएफ के वहाँ पे वो कांस्टेबल भी थे, उनकी और एएसआई प्रभात कुमार, उन्होंने धक्का मार के मुझे बंद कर दिया। मेरे लिए पैसे इंतजाम करने के लिए आया जी। मेरे छोटे भाई के लिए भेज रहे थे मुझसे, और मैं तू पैसे इंतजाम करके ला, मैं डायरेक्ट पे जाऊंगा। मैं यहाँ से गया था तो रास्ते में 2, 4, 5, 7 घंटों ने घेर दिया, वे बाहर रखी था। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने 1 साल पूरा होने पर जनता के हित में कराए गए कार्यों का लेखा जोखा पेश किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद गौतम गंभीर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष में वह पूरी तरह पूर्वी दिल्ली की जनता के समर्पित रहे हैं। अपनी उपलब्धियों को लेकर गौतम गंभीर ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उनके 1 वर्ष के कार्यों को दर्शाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का साइज कम करने को लेकर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अथक प्रयासों के बाद कूड़े के पहाड़ को 40 फीट नीचे लाने में सफलता पाई है। उन्होंने लैंडफिल साइट पर कूड़ा निस्तारण के लिए 12 ट्रॉमेल मशीनें लगवाने की बात कही। साथ ही कोरोना महामारी के कारण से लॉकडाउन पीरियड्स में गरीब बस्तियों में भोजन वितरण समेत जनहित में किए गए कामों का भी जिक्र किया गया। दिल्ली की सबसे बड़ी जो समस्या है वो गाजीपुर लैंडफिल है। तो हमने पूरा प्रयास किया पिछले 1.5 साल में। मैं 8 बार वहाँ पर जा चुका हूँ कि उसको 40 फुट नीचे करने के लिए।
ऐसा तो है नहीं कि 40 साल का कूड़ा आप 1 साल में या 5 साल में कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 40 फीट भी उसको कम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये सभी सरकारों का कूड़ा है। ये बात तो मैंने मुख्यमंत्री जी को खुद इनवाइट किया था उनको कि आप वहाँ पर आइए, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो ऊंचाई है वो घटी है। अगर मुख्यमंत्री इतने ही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जी ऊंचाई नहीं घटी है, वो सिर्फ फैली है, तो खुद आके देख ले कि किस तरीके से काम हो रहा है। 12 ट्रॉमल मशीन्स वहाँ पर लग चुकी हैं, 12 ट्रॉमल मशीन्स वहाँ पर काम कर रही है और वो कूड़े को ख़त्म कर रही है। और जैसे मैंने आपको बोला था, लेगेसी वेस्ट खत्म हुआ है। तो अगर इतना ही क्वेश्चन किसी को करना इतना पसंद है तो खुद आके देख भी सकते हैं ना। अपने विधायक को भेजने की क्या जरूरत है? दिल्ली तो उनकी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, आप यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है। अभी वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फ्लड लाइट्स लगनी 20 अक्टूबर के अराउंड लगनी शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर आप खुद जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर किस तरीके का स्टेडियम बना है। उसके बावजूद एक और चीज़ है, त्रिलोकपुरी जो स्पोर्ट्स सेंटर है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर हमने गरीब बच्चों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए फुटबॉल स्टेडियम वहाँ पर बनाया, जिसका जो पूरा कार्य है वो इस महीने के एंड तक ख़त्म हो जाएगा। गांधीनगर है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें उनको पार्किंग के लिए एक स्थान उपलब्ध कराया। जमुना पार कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कई साल से जो लंबित पड़ा था, गौतम गंभीर ने आकर के सबसे पहले उसका निर्माण कार्य शुरू किया। उसका पत्थर का शिलान्यास करके डर्बन मिनिस्टर, यूडी मिनिस्टर और डीडीए के उपराज्यपाल महोदय और सांसद जी और अमित शाह जी, इन्होंने आकर के उसका उद्घाटन किया। जो काम शुरू पूर्व दिल्ली नगर निगम में आज शिक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार सिंह को वापस बुलाने की मांग की गई। बैठक में निगम पार्षद कुसुम तोमर और विनोद बिछेदी ने कर्नल अशोक को वापस बुलाने की मांग की, तो वहीं एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन रोमेश गुप्ता का भी ये मानना है कि निगम कमिश्नर ने लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार सिंह को गलत तरीके से उनको उनके मूल कैडर वापस भेजा था। तो वहीं कर्नल अशोक कुमार सिंह ने भी अपने ट्रांसफर को लेकर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में केस दर्ज किया था। कैट ने भी उनके तबादले को गलत पाया और उनके ट्रांसफर पर रोक लगाई। आपको बता दें, डेपुटेशन पर आए कर्नल अशोक कुमार सिंह एजुकेशन डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे, जहां उन पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। कर्नल अशोक जो डायरेक्टर एजुकेशन ईडीएमसी थे, उनको हटा दिया गया और उनके मूल विभाग में भेज दिया गया। हमारे समिति के सभी सदस्यों ने, उदय कौशिक जी ने, कुसुम तोमर जी ने और विनोद बिछेदी जी ने आज कर्नल अशोक के मुद्दे को पूरे सदन में रखा कि कर्नल अशोक को उनके मूल कैडर में वापस भेजना वह ईडीएमसी कमिश्नर का गलत डिसीजन था। उसके बारे में उन्होंने पूरे तथ्य सदन में मांगे, लेकिन अधिकारीगण उनका सदस्यों जवाब नहीं दे पाए। तब एक कमेटी जो डिप्टी चेयरमैन कुसुम तोमर जी की अध्यक्षता में मैंने निर्देश दिया कि उनकी और अधिकारियों की एक कमेटी बनाई जाए जो इस चीज़ की निष्पक्ष जांच करे कि कर्नल अशोक के ऊपर लगाए गए आरोप सही हैं अथवा गलत हैं। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अब रोड टैक्स नहीं देना होगा। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स माफ कर दिया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही आश्वासन दिया गया कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन टैक्स भी माफ कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। तो वहीं आम जनता सरकार के इस फैसले से खुश नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के ज़्यादा इस्तेमाल से प्रदूषण भी कम होगा। वाहनों की कीमत कम करने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये सरकार की अच्छी पहल है। ये बहुत पहले ये चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से अगर हम देखें पॉल्यूशन के मैटर से देखें तो पॉल्यूशन का काफ़ी कंट्रोल होगा हमारे दिल्ली शहर में। और उसके साथ साथ हम देखें कि पेट्रोल और डीजल जिसके के बिना गाड़ी चल नहीं सकती थी, हम लोग यही सोचते थे पहले, लेकिन आज अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर रोड टैक्स माफ़ करे हैं और उसकी सब्सिडी जो दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कदम है आम जनता के लिए भी। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ जितनी भी चीज़ें हैं उनकी भी अब एक तरीके से डिमांड बढ़ती जा रही है,
क्योंकि लोग जो है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल हमारे हिंदुस्तान में ना तो बनता है और ना ही मिल पाता है हमें, इसके लिए हमें अपनी ही करेंसी को जो है बाहर भेजना पड़ता है। अगर उस एंगल से भी देखें तो करेंसी के माध्यम से भी हम लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। देखिए कि जैसे दिल्ली सरकार के सुनने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी आ रही है, उससे क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में जो प्रदूषण है, जो ऑड इवन की दिल्ली सरकार की पहले मुहिम रही जिससे प्रदूषण कंट्रोल भी हुआ है, उससे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी जितनी भी आएंगी आने वाले टाइम में दिल्ली में प्रदूषण भी कम होगा। और मैं जानता हूं कि जो डीजल की हमारी इतनी प्रदूषण होता है उस इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में लोग कन्वर्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और उससे आने वाले टाइम में कि जो बच्चों की परवरिश है, जैसे प्रदूषण से सांस की तकलीफ आती है, आप देखिए कि दिसंबर के बाद एनजीटीवी का ऑर्डर आता है कि दिल्ली में काम बंद होने चाहिए, उद्योग बंद होने चाहिए, वो काफ़ी हद तक फर्क पड़ेगा। दिल्ली में डीजल के रेट 32 रुपये होते थे, आज डीजल के सेंट्रल गवर्नमेंट के डीजल और पेट्रोल के रेट सेम हो चुके हैं। जिस चीज़ की सहूलतें होंगी, थोड़ी महंगाई होगी, पहले भी महंगाई है, उससे ये देखो परवरिश पे कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारे बच्चों के फेफड़े हैं, हार्ट की तकलीफ है, हर चीज़ के फ़र्क पड़ेगा। प्रदूषण कम होना सबसे पहले पॉइंट है। अगर प्रदूषण कम होगा तो आने वाली लाइफ भी तो सिक्योर हो रही है ना। आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जो रोड टैक्स माफ़ किया गया उससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स सस्ते होंगे तो लोग ज़्यादा उसको खरीदेंगे। क्योंकि आज की डेट में आप देखिए जो व्हीकल है, जो गाड़ी एक हमारी ज़रूरत की चीज़ बन गई है। आपको कहीं भी फैमिली के साथ जाना, आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ज़रूरत की चीज़ लोग ज़रूर खरीदेंगे। सस्ते होने से लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ डाइवर्ट होंगे तो उससे पोल्यूशन में कमी आएगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। और जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स खरीदेंगे, उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ी गई जो भी इंडस्ट्री है वो भी साथ में ग्रो करेगी। देखिए, रोड टैक्स माफ़ होने से सीधा जो व्हीकल के ऊपर जो रेट्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, वो सस्ती होंगी। सस्ती होने से जो कंज्यूमर है वो अट्रैक्ट होगा और इससे पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की पहली कट ऑफ के साथ ही ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। यूनिवर्सिटी में 12 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए करीब 70,000 सीटों के लिए ऑनलाइन एडमिशन होने हैं। मिली जानकारी के मुताबिक स्टूडेंट्स को हर एक कट ऑफ में दाखिले के लिए 3 मौके मिलेंगे। तो वहीं अपनी फीस जमा कराने के लिए छात्रों को 16 अक्टूबर तक का वक्त मिलेगा। गौरतलब है कि वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से पहली बार है जब दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन हो रही है। ऐसे में हमारे रिपोर्टर ने जायजा लिया पूर्व दिल्ली में स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के विवेकानंद कॉलेज का, जहां छात्रों ने बताया कि उन्हें ऑनलाइन दाखिला लेने में दिक्कतें आ रही हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने में काफ़ी वक्त लग रहा है। कई बार तो डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से अपलोड होते ही नहीं है। साथ ही सर्वर डाउन या बिजी होने की समस्या छात्रों को बहुत परेशान कर रही है। तो वहीं कट ऑफ को लेकर भी छात्रों ने कहा कि कट ऑफ कम होना चाहिए था। जैसे कि आप कह रहे हो, बिल्कुल दिक्कतें उठानी पड़ रही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं एडमिशन लेने आया था, ऑनलाइन ऐड करा, लेकिन क्या हुआ कि मैंने जो क्राइटेरिया ओबीसी से भरा था तो वो मुझे जानने में पता चला कि जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने वाला हूँ उस कॉलेज में ओबीसी सीट ही नहीं है। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन था, क्योंकि एक बार ही आईडी बननी थी एक कट ऑफ में, उसके चक्कर में ही मेरा एडमिशन इस फर्स्ट कट ऑफ में रुक गया। वेरिफिकेशन करने में दिक्कत हो रही है। जैसे कि आप ये समझ नहीं आ रहा मेरे को कि मैं फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच करके लगाऊं या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटैच करूं। ये बिल्कुल ड्यू ने एक गाइडलाइन के जरूर जाहिर करना चाहिए था ताकि बच्चों को आगे दिक्कत ना हो सके। हाँ, स्टूडेंट्स बहुत नाराज़ हैं क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में कुछ स्टूडेंट्स वेरीफाई नहीं कर पा रहे। किसी का वेरीफाई हो रहा है, किसी का वेरीफाई नहीं हो रहा। ऑफलाइन होता तो कॉलेजेस आते हैं, वो अच्छे से वेरीफाई कराते हैं और उनके लिए ईजिली हो जाता और इतने उनको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती अपने रजिस्ट्रेशन कराने में। और काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो भी पा रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस भी ले रहे हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रहा। हाँ, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, बाई चांस किसी का नेट कनेक्ट नहीं हो पाता, कोड वगैरह सब कुछ होता है, नहीं होता था, किसी को कोई नहीं देख पाता, किसी का फ़ोन है ही नहीं। कॉलेजेस में तो ये है कि यहाँ कुछ ये है, बच्चों की कुछ शिकायत है बहुत सारे कि जी कुछ सर्वर डाउन है। जिस तरीके से बच्चे अप्लाई कर दिया करते तो हो जाते थे। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इतनी हाई कट ऑफ गई है उस कट ऑफ को लेके बहुत परेशान है हम लोग। देखिए, कुछ लोगों का तो कोटे में आ जाता है और जो जनरल कैटेगरी है वो कहाँ जाएगी। आप इतनी हाईली कट ऑफ देंगे तो आगे वाली जनरेशन तो फिर फ्रस्ट्रेटेड होगी। आप चाहते हैं कि पूरा इंडिया आने वाला इलिटरेट हो जाए कल? हाँ, हम बिल्कुल इसीलिए आए और हम देखने भी आए हैं कि हम तो रहते हैं दरियागंज, वहाँ पर भी हो नहीं रहा। इसमें कुछ कट ऑफ वगैरह के हिसाब से है, शायद निकल जाए हमारी। हमने तो भर दिया लेकिन हम यहाँ के एटमॉस्फेयर वगैरह देखने आए थे बच्चों को लेके। दिल्ली में रविवार तड़के सुबह सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 1 शख्स घायल हो गया। हादसे में मरने वाले तीनों शख्स पूर्व दिल्ली पांडव नगर के रहने वाले बताए जा रहे थे। तो वहीं घायल व्यक्ति भी पूर्व दिल्ली के झिलमिल कॉलोनी का रहने वाला था।
हादसा रविवार करीब 1:30 बजे शादीपुर फ्लाईओवर के पास का है, जिसमें ट्रैक्टर की कार से टक्कर होने पर 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं घायल का अभी भी इलाज चल रहा है। तो वहीं इस हादसे को लेकर हमारे संवाददाता ने आम जनता से बात की, तो उनका कहना है कि भारी जुर्माने के बावजूद भी लोग हैवी सामान लोड कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर निकलते हैं और बेलगाम हो सड़क पर गाड़ी को दौड़ाते हैं। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए और रात को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि लॉकडाउन है, बावजूद इसके रोड रेज में के मामले कम होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशासन को रोड रेज जैसे मामलों से बचने के लिए भी सख्त कदम उठाने चाहिए। ये जो हादसा जिस लड़के के साथ हुआ है, मेरा पड़ोसी हैं वो, और बड़े दुख की बात है कि जिस लड़के का भी ये एक्सीडेंट हुआ है मोती नगर में, जो ये केस हुआ है अभी, 1 साल पहले भी इसके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेथ हो गई थी। आज भी परिवार के अंदर बहुत ही गमगीन माहौल है, क्योंकि जो लोग रात को 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद, कई लोग शौकीन हैं जो खाने पीने के बाद बाहर डिनर निकल जाते हैं, कोई मूर्थल जा रहा है, कई रात को शादी भी हमारे यहाँ लेट है, 2 बजे 3 बजे 4 बजे। पर जितनी रोड रेज की वारदातें दिल्ली के अंदर हो रही हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता, बहुत बुरा हाल है। और इसके अंदर जो लापरवाही है, मेरे ख्याल से पुलिस की लापरवाही बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस है चाहे कोई और डिपार्टमेंट है। क्योंकि ट्रैक्टर, जिस बच्चों का एक्सीडेंट हुआ जिस गाड़ी से, वो ट्रॉली भरी हुई थी गार्डर से, वो रात को गार्डर की ट्रॉली खड़ी हुई वहाँ पर, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो मेरी प्रार्थना है दिल्ली पुलिस से, उनके अधिकारियों से और ख़ास करके दिल्ली सरकार से कि ऐसी रोड रेज की जो घटनाएं हो रही हैं, जो डेथें हो रही हैं, इन पर रोक लगाई जाए, प्रशासन को और दुरुस्त किया जाए। हाँ जी, निश्चित तौर पे डर का माहौल पैदा हो रखा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो कोई इसमें स्ट्रिक्ट हो रहा ही नहीं है। पब्लिक में रास्ते में, मेरी ड्यूटी रात के टाइम में होती है, मैं आधे से ज़्यादा मतलब तकरीबन सभी बंदों को देखता हूँ विदाउट हेलमेट बाइक अंधाधुंध चला रहे हैं, वो कर रहे हैं। और पब्लिक नाम के पुलिस दिन में दिखता है, रात में तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो इस पे तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को और दिल्ली सरकार को। मैंने सुना है जो 4 बच्चों के साथ हुआ है, इस पर चालान भी होने चाहिए। चालान है, 20,000 रुपया चालान है, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही हो रही है, तो किसी ना किसी के उस पर तो हो रही है। तो इस पर पुलिस प्रशासन को और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है कि आगे ऐसी ना कार्रवाई हो, और आप जो व्यक्ति अपने घर या ड्यूटी से निकल रहे हैं उनके लिए भी सुरक्षा करो। देखिए, जो जिस तरह से भी एक्सीडेंट हुआ है, जैसे कि बहुत काफ़ी भीषण हादसा जो ये हुआ है दिल्ली के अंदर, इसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की काफ़ी भारी चूक है, प्लस दिल्ली पुलिस, उनको इस समस्या का सॉल्यूशन किसी भी तरह निकालना चाहिए। और जिसके घर पर हादसा होता है पता उसको लगता है। रात को मैं दिल्ली की यूथ जनरेशन को यही बोलना चाहूँगा, जितना हो सके रात को अपने घर में सेफ रहे, बाहर का खाना पीना थोड़ा कम किया जाए और ड्रिंकिंग ड्राइव बिल्कुल ना हो। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।